हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीआर एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एंड आज स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। हम जहाँ टाइम न वेस्ट करके सीधा टॉपिक पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? जिसके अंदर जो है ना कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हमने क्या करा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास एक गिलास वाटर है हमारे पास, यहाँ पर ये वाटर है हमारे पास। अब इस वाटर में हमने क्या करा, यहाँ पर सपोज NaCl डिजोल्व करा हमने। टेबल सोल्ट जो नमक यूज करते हैं खाने में बनाने के लिए, हम उस नमक को हमने इसके अंदर गिरा, यहाँ पर वो डिजोल्व हो जाएगा इसके अंदर कम्प्लीटली। ठीक है ना। जो कम्प्लीटली का मतलब होगा दोनों कंपोनेंट मिलने के बाद उन्हें हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, और दूसरा वे विजिबल नहीं होंगे, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे पूरी तरह से। तो होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं हम यहाँ पर। तो सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का मतलब क्या होगा? सपोज हमने वाटर लिया, यहाँ पर वाटर है हमारे पास, दूसरा कंपोनेंट हमने NaCl घेर दिया यहाँ पर, और इसके अलावा हम शुगर घेर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। और भी कंपोनेंट घेर सकते हैं, ज्यादा कंपोनेंट घेर सकते हैं, दो भी हो सकते हैं कंपोनेंट और ज्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्या होगा, ये इनकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगी। हैविंग यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब कहने का ये है, सपोज हमने NaCl मिक्स करा वाटर के अंदर यहाँ पर, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, हर एक पार्ट के अंदर NaCl चला जाएगा यहाँ पर। तो NaCl और जो वाटर जो मिलकर सॉल्यूशन बना है, हर जगह पर इक्वल टेस्ट होगा, हर जगह पर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इनके। ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, कंपोनेंट लूज देयर प्रॉपर्टी ऑन डिसॉल्विंग। कहने का मतलब ये है, सपोज वाटर की अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है कुछ, है ना, NaCl की अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है कुछ, पर जैसे मैंने मिक्स करते हैं आपस में, मिक्स करने के बाद क्या होगा, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, सॉल्यूशन बनेगा हमारा। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी इन दोनों प्रॉपर्टी से अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होने वाला है, 100 डिग्री सेल्सियस। पर जैसे हम नमक गिरते हैं, नमक नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब वो वेपर्स में नहीं बदलता है। तो नमक जैसे मिक्स करते हैं इसके साथ में, वाटर के साथ में, जो सॉल्यूशन तैयार होगा हमारे यहाँ पर, सोल्ट सॉल्यूशन जो बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा प्योर वाटर के कंपैरिजन में। ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे इन्हें वहां पर हम। ठीक है। समझ के सारे पॉइंट यहाँ पर, ये बहुत सिंपल पॉइंट है। इसके बाद समझते हैं और बात यहाँ पर। देखो क्या होगा, इसमें यह भी है कि जो कंपोनेंट अपने मिले यहाँ पर, वे कंपोनेंट लूज कर देंगे प्रॉपर्टी अपनी, और उन कंपोनेंट से बनने वाले सॉल्यूशन को हम इजीली जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेपरेट बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड मतलब जैसे फिल्ट्रेशन करके, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। स्पेशल मेथड लगा सकते हैं हम, बहुत सारे मेथड है सेपरेट करने के लिए, पर सिंपल मेथड की बात करें, सपोज हमने क्या किया, नमक और पानी मिलाया और हम सोचे फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं, वो हो नहीं सकता है इस तरह से। ठीक है ना। सारे पॉइंट क्लियर है हमारे यहाँ पर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर इसमें। अब जो सॉल्यूशन है हमारा, वो सॉल्यूशन मिलके बनता है ना, सॉल्यूशन मिलके बनता है दो कंपोनेंट जो मेनली होंगे इसके अंदर। एक तो हमारा सॉल्वेंट होगा यहाँ पर, और एक सोल्यूट होगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है ना। सॉल्यूशन मिलके बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट क्या होगा हमारा? सॉल्वेंट होगा जो एक्सिस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा, लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा ये। एंड सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूट जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा ये। ठीक है ना। तो क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। मेनली कंपोनेंट नहीं बोलते हम, ये बोलते हैं हमारे पास दो इसके फैक्टर्स होंगे, एक सॉल्वेंट होगा, एक सोल्यूट होगा हमारे पास। सॉल्वेंट होगा जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, सोल्यूट होगा जो लेस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर इसे, सपोज हमारे पास यहाँ पर जो है 90 ग्राम वाटर है हमारे पास, 90 ग्राम हमारे पास वाटर है। हमने उस 90 ग्राम वाटर के अंदर जो है सपोज यहाँ पर 5 ग्राम NaOH गिरा हमने यहाँ पर, है ना, 5 ग्राम NaOH डिजोल्व कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये लार्ज क्वांटिटी में है, ये सॉल्वेंट होगा हमारा। ठीक है। ये लेस क्वांटिटी में है, ये सोल्यूट होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है ना। ये समझ सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सोल्यूट क्या होने वाला है, सॉल्वेंट क्या होने वाला है ना। और एक बात समझते हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी हम ये समझ सकते हैं, हम यहाँ पर सपोज ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाए यहाँ पर, है ना, सपोज हमारे पास यहाँ पर जो है वाटर प्रेजेंट है, 50 ग्राम वाटर हमारे पास, 50 ग्राम वाटर प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो है हमने यहाँ पर सपोज 50 ग्राम हमने इसके अंदर जो है यहाँ पर NaCl डिजोल्व किया यहाँ पर। तो दोनों की क्वांटिटी बराबर है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमने पढ़ा क्या, लार्ज क्वांटिटी लेस क्वांटिटी, पर यहाँ पर क्वांटिटी सेम आ गई। तो हम क्या करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं यहाँ पर। अब इसमें पॉइंट बनता है यहाँ पे, सॉल्वेंट हमारा वो होगा, सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, जो फिजिकल स्टेट के साथ मैच करता होगा सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल समझो, NaCl क्या है हमारा, सॉलिड है यहाँ पर NaCl, है ना, NaCl क्या है, सॉलिड है यहाँ पर NaCl। ठीक है। नमक हमारा सॉलिड है,
वाटर क्या है हमारा, लिक्विड है यहाँ पर जब दोनों को मिलाएंगे सोल्ट सॉल्यूशन बनता है, सोल्ट सॉल्यूशन बनेगा हमारा। अब सोल्ट सॉल्यूशन कैसे होगा, नमक और पानी को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, लिक्विड स्टेट में बनता है हमारा। तो इसका मतलब ये है जिस भी कंपोनेंट से हमारा, जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है हमारा, जिस कंपोनेंट से हमारा सॉल्यूशन का स्टेट मैच करता होगा उसी को हम सॉल्वेंट मान लेंगे। यहाँ पर ये लिक्विड बनता है तो लिक्विड बना, इसका मतलब क्या होगा हमारा, वाटर यहाँ पे क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा। तो लिख सकते हैं क्या होगा, सॉल्वेंट में क्या होगा, जो क्या होगा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट में मैच करता होगा। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट वो होगा जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के सिमिलर होगा, है ना। जैसे सॉलिड और सॉलिड, लिक्विड लिक्विड आ जाए इस तरह से, तो उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। बहुत सिंपल था, समझ गए। सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, क्वांटिटी से डिटरमाइन कर सकते हैं बहुत इजीली यहाँ पे हम। अब ना इसके अलावा क्या होगा, देखो जैसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करते हैं, क्वांटिटी मिक्स करते हैं कुछ यहाँ पर। अब इतनी क्वांटिटी मिलने के बाद क्या होगा, सपोज अब मेरे पास दो सॉल्यूशन है, कोई अलग अलग सॉल्यूशन है मेरे पास यहाँ पर, हम ये तो बता सकते हैं कि इस वाले में कंसंट्रेशन ज्यादा या कम हो सकती है, पर एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम इसके अलग से टर्म्स यूज करते हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उन्हें बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जिससे क्वांटिटेटिवली हम इन चीजों को एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले हम समझ सकते हैं एक बात और यहाँ पर कि सॉल्यूशन हमारे कंपोनेंट से मिलकर बने। अगर सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनता है, हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, यही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है यहाँ पर। बाइनरी सॉल्यूशन वो जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, मतलब कैसे, एक तो सोल्यूट होगा, है ना, और एक सोलवेंट होगा। यहाँ पर एक सोलवेंट होगा और एक सोल्यूट होगा, तो क्या बनता है, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे अगर सपोज तीन आ जाए यहाँ पर तो टर्नरी सॉल्यूशन बनता है। तीन कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, तीन कंपोनेंट कैसे होंगे यहाँ पर, तीन कंपोनेंट ऐसे होंगे, सोल्यूट तो हमारे पास दो होंगे, सोलेंट हमारे पास एक होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्वार्टिनरी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टिनरी सॉल्यूशंस। हमें पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। समझ में आ गया, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। क्या पढ़ा हमने, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, उसके अलावा क्या पढ़ा हमने, सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है, ये चीज जानी हमने यहाँ पर। जैसे कि हमने पढ़ा अभी यहाँ पर कि सॉल्यूशन में क्या होगा, सोलवेंट और सोल्यूट मिलेंगे आपस में, दोनों की क्वांटिटी होगी हमारे पास, है ना। अब सपोज एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास छोटी सी कंडीशन आ जाए कि सपोज मेरे पास यहाँ पर ना, फॉर एग्जाम्पल वाटर है मेरे पास यहाँ पर, है ना, वाटर है मेरे पास यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मान लें 90 ग्राम वाटर है मेरे पास। उस 90 ग्राम वाटर के अंदर में 10 ग्राम जो है NaCl डिजोल्व किया है यहाँ पर, ठीक है। फिर कंपैरिजन करते हैं दूसरे वाले को, दूसरी कंडीशन ऐसे आ जाए हमारे पास क्या हो, यहाँ पर फिर से कंडीशन सेम दे रखी है। सपोज आ जाए 90 ग्राम वाटर है हमारे पास और इसके अंदर हमने ऐड कर रखा 20 ग्राम NaCl। तो हमें ये तो पता है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये वाला ज्यादा होगा, है ना। ये तो पता कंसंट्रेटेड ये ज्यादा है, क्यों, 90 ग्राम के अंदर 20 ग्राम प्रेजेंट है या 90 ग्राम के अंदर 10 ग्राम प्रेजेंट है NaCl। पर एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, है ना, किस तरह से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम कंसंट्रेशन को, उसी के लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर कुछ मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पर जो हमें एक्सप्लेन करने हैं एक करके यहाँ पर सब, जिनको पढ़ना है हमें। तो कुछ टर्म्स हमारे ऐसे हैं जो मास पर डिपेंड होंगे। सपोज हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, हम क्या कर रहे हैं, हमने अल्कोहल लिया, वाटर लिया, दोनों को मिक्स करा आपस में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बनना है आपको। ऐसे भी कर सकते हैं, वाटर लिया हमने जो कि लिक्विड है, जो वॉल्यूम में ले रखा हमने, सपोज एक चीज वॉल्यूम में लिया, दूसरा हमने मास में ले लिया यहाँ पर, तो वेट और वॉल्यूम दोनों के रिलेशन देखने में यहाँ पर। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, कुछ टर्म्स हमने डिसाइड करे क्या होंगे जो वॉल्यूम के हिसाब से होंगे, है ना, बाय वॉल्यूम निकालने वाले हम कंसंट्रेशन, और कुछ में निकालते हैं बाय मास, ठीक है। बाय मास में जो पढ़ेंगे हम यहाँ पर पहले पढ़ते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज बोलते हैं वेट बाय वेट। दूसरा हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है जीटा, या फिर इसे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से यहाँ पर, ठीक है। ईटा और जीटा बोलते हैं, जब पढ़ेंगे टॉपिक, जब चीजें कवर कर लेंगे सब यहाँ पर। थर्ड इसमें पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ppm। एंड फोर्थ इसमें पढ़ते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल m। ये टर्म्स हमारे पास जो हमें कवर करने हैं, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ppm पार्ट्स पर मिलियन, और उसके अलावा क्या है मोलैलिटी। सेकंड वॉल्यूम पे पढ़ते हैं हम तो वॉल्यूम परसेंटेज,
वॉल्यूम परसेंटेज होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वेट बाय वॉल्यूम बोलते हैं यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर पढ़ेंगे हम यहाँ पर जो है मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हमें जो क्लियर करने हैं सारे के सारे जो पढ़ने हैं हम यहाँ पर। वॉल्यूम में क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मोलैरिटी कैपिटल एम। फिर इधर क्या पढ़ते हैं, बाय मास, बाय मास में क्या होगा, यहाँ पढ़ते हैं हम मास परसेंटेज, मास परसेंटेज पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जीटा या ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं सब, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम एंड लास्ट हमारे पास क्या पढ़ने वाला है, मोलैरिटी। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हमारे पास मोलैरिटी के अलावा भी फोर जैसे नॉर्मेलिटी होंगे, है ना, उन सबको भी सीख लेंगे हम। पहले हमें बोर्ड लेवल कवर करना है पूरा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है ना। अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें एक पॉइंट और समझ सकते हैं छोटा सा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे सपोज हमारे पास फॉर एग्जाम्पल समझते हैं एक छोटा सा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक गैस रखी हुई है या हमारे पास कोई लिक्विड है हमारे पास। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, चेंज करता है वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज करने पर करता है ना। तो इसका मतलब ये होगा जितने भी हमारे टर्म्स होंगे जो वॉल्यूम पर डिपेंड करते होंगे, वॉल्यूम पे जो डिपेंड करते होंगे सबके सब मास डिपेंडेंट होंगे, सबके सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, सबके सब टेम्परेचर पे डिपेंड करते होंगे। टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो इन पर असर पड़ेगा, ठीक है ना। जबकि ये इंडिपेंडेंट होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। तो क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में बनता है कितनी बार कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी पे क्या असर पड़ेगा टेम्परेचर के चेंज करने पे। तो हमें बताया मोलैरिटी, हमने बताया बाई मास से निकलता है। आपको ये चीज हमारे पास मान लो 5 किलोग्राम कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हमारे पास 5 kg, उसे हीट करेंगे जब भी 5 kg रहेगा। ऐसा हो सकता है हीट करने से एक्सपेंड कर जाए, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ये सारे पॉइंट याद रखने। और अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसमें क्या होगा, सपोज हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल समझते हैं आप, हमारे पास एक कंटेनर है यहाँ पर, उस कंटेनर के अंदर यहाँ पर हमारे पास वाटर है, हमारे पास यहाँ पर 90 ग्राम, 90 ग्राम वाटर है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर जो है ना 10 ग्राम सपोज करें हमने यहाँ पर NaCl लिया है, यहाँ पर 10 ग्राम NaCl मिलाया हमने यहाँ पे। तो अब इसमें ना हम निकाल सकते हैं इसका मास परसेंटेज। ये मास में गिवन है, ये मास गिवन है, दोनों वेट गिवन है यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या होने वाला है मास परसेंटेज का, तो वेट बाय वेट परसेंटेज जो हमारी निकलती है उसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ कॉम्पोनेंट या मास ऑफ कॉम्पोनेंट, मास ऑफ कॉम्पोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला है हमारा जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज निकाल सकते हैं यहाँ पर हम। आप फॉर एग्जाम्पल समझे हमने क्वेश्चन दे दिया हुआ, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ पे हम। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अगर क्या कर रहे हैं 10 ग्राम NaCl को 90 ग्राम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उस टाइम पर व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ NaCl, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ NaCl। NaCl भी पूछ सकता है, वाटर भी पूछ सकता है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, देखो सिंपल बात है, यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ NaCl कितना है हमारा यहाँ पर 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा हमारा, सॉल्यूशन का मास कितना बनता है 90 ग्राम, तो वाटर है हमारा, प्लस 10 ग्राम क्या है हमारे पास, 10 ग्राम हमारे पास जो है NaCl है, दोनों मिलकर कितना जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, मास परसेंट ऑफ NaCl इज इक्वल टू मास ऑफ NaCl कितना है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 इंटू 100 करेंगे, यहाँ पे कट जाएगा तो कितना आएगा 10% आएगा, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कोई सॉल्यूशन, सपोज हमने कहा ये कंडीशन जो बनी हमारे पास इसमें 10% आ रहा है, तो ये कह सकते हैं अगर हम लिख दे इस तरह से 10% बाय मास ऑफ NaCl, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर कि 10 ग्राम
NaCl प्रेजेंट है हमारा 90 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है ना। इस तरह से इसे एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसानी से समझ गए सब बच्चे, बहुत आसान है। क्या करना है बस हमें देखना है यहाँ पर जिस कंपोनेंट का मास परसेंट निकालने के लिए कहा है उस कंपोनेंट का मास ऊपर रखेंगे, टोटल मास सॉल्यूशन का नीचे रखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, डेंसिटी गिवन कर सकता है वो, डेंसिटी वॉल्यूम गिवन कर सकता है, वहाँ पे कन्वर्जन में सीखेंगे। अभी हम पहले सारे फॉर्मूले समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर ये क्लास करेंगे जिसके अंदर इन सब जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, सारे जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। इसमें सेम फॉर्मूला ऐसे लगता होगा यहाँ पर भी, क्या होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा भाई इंटू 100 हो जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल समझते हैं हम, जैसे सपोज हमारे पास 10 ml ऑफ इथेनॉल, 10 ml ऑफ इथेनॉल, 10 ml इथेनॉल लिया हमने, is dissolved in 90 ml of water, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल, 90 ml of water, then कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। सेम समझ गए होंगे कैसे करना है। क्या करेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है हमारा, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है यहाँ पर 10 मिलीलीटर हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कर लेंगे, 100 ml आ जाएगा। पहले की जैसे फॉर्मूला है बिल्कुल, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है 10 अपॉन कितना आएगा 100 इंटू 100, फिर से कट कर लेंगे इस तरह से 10% आ जाएगा यहाँ पर। बहुत आसान सा है, देखो वैल्यूज हम कुछ भी ले सकते हैं, पहले हमें सीखना है कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम इन क्वेश्चंस को हाई लेवल पे लेकर जाएंगे और जितने बोर्ड्स में आए क्वेश्चन वे सारे सोल्व करेंगे ताकि ग्रिप अच्छे से बन जाए, आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। अगर सपोज हम यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशन ले ले तो उससे प्रॉब्लम ये रहेगी, कॉन्सेप्ट पे ध्यान न जाकर के कैलकुलेशन पे ध्यान चला जाएगा सारा का सारा। हम सिखाना चाह रहे हैं अभी फिलहाल फॉर्मूला क्या है, कैसे वैल्यूज पुट करनी है, ये समझना है यहाँ पर। वॉल्यूम परसेंटेज समझ गए, बहुत आसान है। अब इसके बाद पढ़ते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये थर्ड है हमारा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। क्या होगा वेट बाय वॉल्यूम में, क्या होने वाला है, वेट बाय वॉल्यूम ये होगा यहाँ पर वेट ऑफ कंपोनेंट होगा, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हो जाएगा 100, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर, सपोज हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में हमने क्या करा है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 80 मिलीलीटर हमारे पास जो है ना सॉल्यूशन है पूरा कंप्लीट हमारा, ठीक है। 80 मिलीलीटर सॉल्यूशन हमारा, उस सॉल्यूशन के अंदर जो है यहाँ पर हमारा फॉर एग्जांपल 4 ग्राम NaCl प्रेजेंट है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, देखो दो चीज गिवन करिए हमें यहाँ पर, वॉल्यूम दे रखा है एक तो हमारे पास 80 ml तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और दूसरा दे रखा है 4 ग्राम NaCl गिवन कर रखा है यहाँ पे। तो अब इसमें कॉम्पोनेंट का वेट कितना है, वेट ऑफ कॉम्पोनेंट, वेट ऑफ कॉम्पोनेंट कितना है 4 ग्राम, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 80 मिलीलीटर है यहाँ पे। तो हम निकाल सकते हैं सिंपल, कैसे निकलेगा यहाँ पर, फॉर्मूला क्या है भाई, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ कंपोनेंट कितना हमारा 4 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 80 मिलीलीटर है, इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये ग्राम है ये मिलीलीटर है ना, इनटू कितना जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। इसे डिवाइड कर लेंगे, आंसर 40 ग्राम 80 ml है ना। तो इसमें क्या होने वाला है यहाँ पे इंटू 100 करा हमने फॉर्मूले में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, है ना। ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5% आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो बहुत सिंपल है हमारा, क्या समझना है हमें भाई यहाँ पर ना, ये देखना है चीजें सारी की सारी। वैसे ऐसे होने वाला है, डेंसिटी गिवन कर सकता है, वॉल्यूम गिवन कर सकता है, हम कन्वर्जन कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। सपोज मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इनका यूज करेंगे भी आगे हम, पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सारे के सारे जितने भी हमारे। तो हमने पहले 3 टॉपिक यहाँ पर, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि वॉल्यूम परसेंटेज में दिया हुआ है। वॉल्यूम परसेंटेज में 35% इथाइलिन ग्लाइकोल
वो नोट करा देंगे, नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा सबको। पार्ट्स पर मिलियन, इसे बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम जो है हमारा, हम इसे यूज करते हैं बिल्कुल, ये ना पीपीएम जो टर्म है हमारा मिलियंस टाइम, मतलब क्या होगा, ट्रेसिस क्वांटिटी के लिए कैलकुलेट करते हैं हम। ट्रेसिस क्वांटिटी का पता लगाने के लिए यूज करते हैं, जो कि बहुत कम क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पीपीएम इज इक्वल टू जो होगा वो होगा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। अब समझते क्या है इसका मीनिंग, क्या होगा इसके यहाँ पर। पीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पीपीएम जो है ना कैलकुलेट करने में काम आता है हमारा पोल्यूशन वगैरह के लिए, है ना। ट्रेसिस क्वांटिटी जो प्रेजेंट है, सपोज समुद्र का पानी है या बॉन्ड वाटर है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा ना, उसमें कितना डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी होनी जरूरी है, ये सब चीजें कैलकुलेट करता है यहाँ पे। इसका एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में गिवन है हमारे पास। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि जो हमारा सी वाटर है, सपोज हमारे पास सी वाटर है यहाँ पे, ये सी वाटर लिया हमने यहाँ पे 1 लीटर सी वाटर लिया हमने यहाँ पर। 1 लीटर सी वाटर का जो मास होगा यहाँ पर, वो कितना होगा मास, यहाँ पर इसका मास होगा यहाँ पर 1030 ग्राम, क्योंकि सी वाटर है, इसके अंदर सोल्ट प्रेजेंट है, तो इसका वेट जो है नॉर्मल वेट होना चाहिए 1000 ग्राम। यहाँ पे कितना 1030 ग्राम है यहाँ पर। ठीक है, और इसी वाटर के अंदर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डिजोल्व ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ से आ गई यहाँ पर, डिजोल्व ऑक्सीजन आ रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, जो गैसेज है वो समुद्र के पानी के अंदर डिजोल्व हो गई। इसी ऑक्सीजन का यूज करके एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो क्वांटिटी मिली यहाँ पर, 1 लीटर जो वाटर है हमारा, उसका मास है 1030 ग्राम, और उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन का मास है वो 6 × 10⁻³ ग्राम है यहाँ पर। तो हम इसका पीपीएम निकालते हैं, पीपीएम कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मास ऑफ कॉम्पोनेंट कितना आ रहा है, मास ऑफ कॉम्पोनेंट आ रहा है हमारा कितना, 6 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास 1030 ग्राम आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर फॉर्मूले पुट करते हैं आप, हम पीपीएम निकाल लें, पीपीएम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन कितना आ रहा है, डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है 6 × 10⁻³ अपॉन 1030 ग्राम इंटू 10 की पावर कितना जाएगा 6 यहाँ पर। अब कैलकुलेट करते हैं अपन, ये 10⁻6 10⁻³ तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 6000 बच जाएगा हमारे पास 1030 ग्राम। जैसे से कट करोगे यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 5.8 ppm। इसका मीनिंग क्या बनता है, इसका मीनिंग ये बनता है यहाँ पर कि जो समुद्र का पानी है हमारे पास, यहाँ पर 1 लीटर समुद्र के पानी जो हमारे पास है, सपोज अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर 1 मिलियन पार्टिकल्स है हमारे पास टोटल, उन 1 मिलियन पार्टिकल के अंदर जो वाटर है हमारे पास, उसके 1 मिलियन पार्टिकल है सॉल्यूशन के, उस सॉल्यूशन में वाटर भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो उसके अंदर कितना 5.8 पार्ट किसका है, डिजोल्व ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, जो कि बहुत ना के बराबर ट्रेसिस क्वांटिटी है। 1 मिलियन पार्टिकल से टोटल हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर, 1 मिलियन में से 5.8 पार्टिकल डिजोल्व ऑक्सीजन के, बाकी बचे हुए पार्टिकल्स जो है किसके हैं, वाटर के। वहां पर ये हमें हेल्प करता है पोल्यूशन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, पार्टिकुलेट्स एयर के अंदर कैलकुलेट करने के लिए, इन सब में काम आता है ये। पीपीएम में हम जैसा एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ कि 1 ppm अगर फ्लोराइड आयन है वाटर के साथ में, वो क्या करता है 2 डीके से प्रिवेंट करता है, जबकि 1.5 ppm हो जाए तो वो क्या करता है, वो मोल्टन स्टार्ट कर देगा, पर डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं जितनी एनसीईआरटी में जो भी लाइन्स इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हाईलाइट करके डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करने वाला हूँ। आप सब लोग वीडियो देखने के बाद वो एनसीईआरटी रीड कर लें, वहां से आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद पढ़ते हैं हम मोल फ्रैक्शन। बहुत आसान सिलेबस है 12th क्लास में, इतना डिफिकल्ट नहीं। 11th के कंपैरिजन में 12th क्लास के सारे चैप्टर्स आसान है, बस बहुत डेडिकेशन के साथ में आप लोगों को पढ़ना है, सब कॉन्टिन्यूसली स्टडी करनी है, डेली टारगेट सेट करने हैं, इस चैप्टर का इतना चैप्टर कवर करना है, ये टॉपिक्स कवर करने हैं। और जहाँ पर स्कूल्स वगैरह में जहाँ पर तुम्हारे जितने टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें, अपने आप ही तुम्हारी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं
यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं जीटा, क्या बोलते हैं इसे हम, जीटा, या फिर इसे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, इन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन है क्या? देखो मोल फ्रैक्शन जानने के लिए आप सब लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। हम क्या करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अभी इसका फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले मैं 5 मिनट और लूंगा, उसमें हम सिखाएंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और नंबर ऑफ मोल्स की मदद से ही जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सब सोल्व होंगे। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, हेनरीज लॉ में यूज हो गए, राउट्स लॉ के साथ में यूज हो गए, बाकी जितने क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम कहीं ना कहीं इसका अटैचमेंट होगा। ठीक है, तो समझते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, सपोज मेरे पास यहाँ पर 2 कंपोनेंट है सोल्यूशन में, एक मेरे पास A परसेंट है, एक B परसेंट है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, और A और B दोनों परसेंट है मेरे पास, है ना। अब A के नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास वो है हमारे पास Na, और B के जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स वो है Nb यहाँ पर। तो अब मैं ना सपोज मैं कहूँ कि मोल फ्रैक्शन पता करना है मुझे, मोल फ्रैक्शन पता करना है A का, तो हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू जो बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, इन दोनों का सम कर लेंगे यहाँ पर। तो प्रॉब्लम ये है, ये तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखना पहले हमें यहाँ पर, जिन पर आता है बहुत अच्छी बात है। एक्स ए इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये आ जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन है क्या, मोल फ्रैक्शन रेशो है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना, उनका सम जो होगा नीचे, है ना। इसके अलावा मैं अगर एक्स बी निकालना है, सपोज नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कर लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, इस तरह से होगा। और एक चीज याद रखनी है क्या, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो होगा, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, इज यूनिटी, मतलब कहने का ये है, अगर सपोज हमारे पास 2 कंपोनेंट है और इसके मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी है, अगर उनका सम करोगे तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। और किसी एक कंपोनेंट का जब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन 1 से कम आएगा हमेशा, ठीक है। सपोज मैं कहूंगा ना एक्स ए, तो वैल्यू कितनी है कि 1 से कम आएगी, एक्स बी 1 से कम आएगी, ए और बी दोनों मिलेंगे जब जाके 1 बनेगा, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन जो है यूनिटी है, 1 है। तो हम अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं, सपोज मुझे ना एक्स ए की वैल्यू पता है, एक्स बी की पता करनी है, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए करेंगे, इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत आसान है, समझ गए ना क्या होगा। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन जो है हमारा वो रेशो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एंड इसमें एक बात याद करें, हम ये पढ़ते क्यों है, क्या रीजन है इसे पढ़ने का, कहाँ पर हेल्प करेगा ये सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी को रिलेट करता है, सॉल्यूशंस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करता है, रिलेट करता है, रिलेट सॉल्यूशंस रिलेट द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्या करता है, रिलेट करता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे किसे करता है, वेपर प्रेशर को रिलेट करता है, वेपर प्रेशर विद कंसंट्रेशन, कि भाई कंसंट्रेशन चेंज करने से वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, पानी में नमक मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, वो सब चीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है ये। समझ गए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन पॉइंट याद रखेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से या ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कहां पर हेल्प करता है, ये हेल्प करता है रिलेट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास वेपर प्रेशर विद कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका पता है, जिसका नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, है ना, और ऐसे बी वाला आ जाएगा। फिर एक पॉइंट याद रखना है, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। यहाँ 5 भी होंगे, सपोज एक के अंदर 5 है, ए बी सी डी ई है, उन सब का सम भी 1 ही रहेगा, और मोल फ्रैक्शन का आंसर 1 से कम ही आएगा हमेशा एक कंपोनेंट का। ये सारी बात याद रखनी है। न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल से पहले हम समझ लें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं। देखो हम निकाल सकते हैं बाय मास, बाय वॉल्यूम एंड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बाय मास निकालने का फॉर्मूला होगा n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, इसका जनरली यूज करेंगे हम।
N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, W गिवन मास, M मोलिकुलर मास। बाय वॉल्यूम निकालने का क्या होगा, N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास इसका। फिर बाय पार्टिकल, अगर पार्टिकल गिवन कर रखे तो N इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर Na की वैल्यू तुम्हारी याद होगी सबकी 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, N इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 10 की पावर 23। इसकी मदद से निकाल सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स। जनरली फर्स्ट वाले में ध्यान देना है, इसके बेस पर क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो सोल्व करने में यहाँ पर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो इनके बेस पे सोल्व होगा। इसे नोट कर लेंगे अच्छे से, तीनों फॉर्मूले इनके अलग से मैं क्वेश्चन डाल दूंगा जो आप लोग कवर कर लोगे। एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, पहले बहुत सिंपल सा करेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल ना। आप सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of CO2 when 22 gram of CO2 dissolved in 72 gram of water। देखो समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन करना है, सिंपल है। हमारे पास दो कंपोनेंट है, हमारे पास CO2 गिवन है ना। CO2 कितना हमारे पास 22 ग्राम CO2 है हमारे पास, यहाँ पर डिजोल्व कर रखा है 72 ग्राम वाटर के अंदर। तो कैसे करते देखो समझो यहाँ पर। अब हमारे पास दो कंपोनेंट है, लाइन करते पहले यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ लिख देंगे CO2, एक तरफ लिख देंगे यहाँ पर H2O। अब CO2 जो है उसका गिवन मास कितना है CO2 का, देखो आप सपोज करो यहाँ पे लिख दें CO2, ये गिवन मास है। कितना गिवन मास है इसका यहाँ पर 22 ग्राम। ऐसे इसका निकालते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, हम पता है ना कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16 × 2, तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पर हमारे पास गिवन मास है कितना 22 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना है 44 ग्राम, तो 1/2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया हमारे पास 0.5 मोल आ गया हमारे पास यहाँ पर। ये फर्स्ट हमारे पास क्लियर हुआ। ठीक है, अब सेकंड समझते हैं। ऐसे क्या करते हैं, वाटर के साथ में करते हैं यहाँ पर हम। वैसे पता है सोल्यूट है हमारा, ठीक है, यही पता होना चाहिए क्या होगा हमारे यहाँ पर, सोलवेंट है हमारा यहाँ पर। ये इसमें देखते हैं इसका गिवन मास कितना है H2O का। H2O का गिवन मास हमारे पास दे रखा है 72 ग्राम, है ना। मोलिकुलर मास ऑफ H2O सबके याद हो गए तो पढ़ते आ रहे हैं, कितना 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है इसका, गिवन मास कितना है इसका यहाँ पर 72 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना 18, डिवाइड करें कितना आ जाएगा 4 मोल आ जाएगा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना निकल के आ गया हमारे पास 4 मोल आ गए निकल के यहाँ पर हमारे पास। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन का एक पार्ट कवर कर लिया। सबसे पहला काम है हमें क्या करना, दोनों कंपोनेंट के या तीनों कंपोनेंट जितनी भी सबका क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पहले हमें यहाँ पर। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। CO2 का मोल फ्रैक्शन पता करना है जब 22 ग्राम CO2 72 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व है ना। तो समझो देखो क्या होगा यहाँ पर। तो मोल फ्रैक्शन CO2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर सोल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है 0.5 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 0.5 प्लस H2O कितना है 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन 4.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा 1/9। 1/9 का मतलब डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर आराम से। इस तरह से क्या होगा, मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। और दूसरे वैल्यू निकालनी होगी, सपोज करो H2O का निकालना होगा तो 1 से माइनस कर देंगे वैल्यू की यहाँ पर। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन अपना यहाँ पे। ये ठीक है, समझ के बहुत आसान है। इसका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंटेज भी गिवन कर सकता है, वो चीज भी समझेंगे अभी हम यहाँ पर। ठीक है, बहुत आसान सा था, क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पर, नोट कर ले सर। नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी में हम पढ़ते हैं, देखो सिंपल सा। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को कुछ वॉल्यूम दिया होगा स्पेसिफिक। यहाँ पे सपोज वॉल्यूम दिया है 5 लीटर एग्जाम्पल के तौर पे, और उसके अंदर कितना सोल्यूट गिर रखा है यहाँ पे 5 ग्राम, जैसे NaCl गिरा हुआ है यहाँ पे सपोज। तो क्या होगा ना, हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगी, हमारी मोलैरिटी होगी। तो मोलैरिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोलैरिटी कैन बी डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और यूनिट क्या बनेगी, मोल्स की यूनिट क्या होगी, मोल होगी यहाँ पर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी यहाँ पर, लीटर, तो एल लीटर लिख दिया यहाँ पे हमने। तो क्या बनेगी यूनिट इसकी, मोल लीटर इनवर्स इसकी यूनिट बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसकी यूनिट बनती है मोल लीटर इनवर्स, या कैपिटल एम से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के लिए क्या यूज करते हैं, 2, तो यहाँ लिखा N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने सिखा दिया हमने यहाँ पर, क्या था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फॉर्मूला चेंज भी कर सकते हैं ऐसे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और जो 2 लगाया, 2 किसके लिए लगता है, सोल्यूट के लिए। जो 2 लगाया है, 2 किसके लिए लगता है, यहाँ पे 2 लगता है सोल्यूट के लिए। तो किसका मास है, सोल्यूट का गिवन मास और सोल्यूट का मोलिकुलर मास, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसान सा यहाँ पे। सपोज हमारे पास यहाँ पे अब 2 सॉल्यूशन है हमारे पास, एक ये रहा हमारे पास, एक ये रहा। हमने क्या करा, हमारे पास पहले एक सॉल्यूशन था जिस सॉल्यूशन की अपनी मोलैरिटी थी M1, वॉल्यूम था V1, पर हमने इसका वॉल्यूम इंक्रीज करा, डाइल्यूट कर दिया हमने सपोज इसे यहाँ पर। डाइल्यूट करने के बाद इसका वॉल्यूम सपोज करो यहाँ पर V2 वॉल्यूम बना यहाँ पर, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी उसका पता करना है यहाँ पर। ऐसे कंडीशन के अंदर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मिक्स करने का, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम जब क्या करेंगे, किसी एक सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने पर नई मोलैरिटी बनती है, उसका पता करने के लिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2 बन जाएगा। जिसको फाइंड करना है उसे रोक लेंगे, बाकी दूसरी साइड पहुंच जाएगा यहाँ पर। बहुत आसान है, इस तरह से सोल्व करेंगे हम। और इसका एक न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लेंगे साथ में। एक एग्जाम्पल करते हैं इसका हम यहाँ पर। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है यहाँ पे, और हमारे पास जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ठीक है। 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, और उस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर जो है 5 ग्राम NaOH है प्रेजेंट। व्हेन 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें ना हमें सिंपल पता है भाई, यहाँ पर जो है सोल्यूट हमारा क्या है, सोल्यूट हमारा NaOH है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पहले सोल्यूट के लिए, सोल्यूट का गिवन मास कितना गिवन है हमें यहाँ पर, 5 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना होगा NaOH का, निकाल लेंगे हम NaOH। Na का 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, और +1 हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 40 ग्राम आ जाएगा पूरा यहाँ पर। तो इस तरह से गिवन मास है, मोलिकुलर मास है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 250 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर तो लीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 250 अपॉन 1000 करेंगे, इस तरह से लीटर में आ जाएगा यहाँ पे। बस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास कितना है हमारे पास, 5 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना है हमारे पास, 40 ग्राम। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 250 अपॉन 1000। डिवाइड कर लेंगे, आराम से सोल्व कर सकते हो इसे। यहाँ पर 5 अपॉन 40, ऊपर की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, नीचे की वैल्यू इनवर्स करके लिख देंगे, 1000 अपॉन 20 250। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, ये 5 से 5 बार कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 अपॉन 20 इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 0.5 मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ये इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स जितने होंगे हमारे सारे, वे सारे न्यूमेरिकल्स एक अगली वीडियो आएगी, उसके अंदर NCERT में यहाँ पर जहाँ तक पढ़ाया हमने मोलैरिटी तक, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे एक्सरसाइज में, इंटेक्स और एग्जाम्पल, वो सब अलग से सॉल्व करके डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे इतना सारा एक साथ। इसके बाद पढ़ते हैं हम मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होगा, इस मोलम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। ये पहला टर्म है ऐसा जिसमें सोलवेंट यूज हुआ अब तक, नहीं तो समय सोल्यूशन यूज करता है, याद रखना है। मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम यूज करना है यहाँ पे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन क्या जाएगा, W1। सोलवेंट है ना, W1 किसमें होगा, kg में होगा यहाँ पे। बाकी पहले के जैसा फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे हम, इसकी यूनिट लिख लेंगे। मोल की यूनिट मोल बनती है, और किलोग्राम की यहाँ पे आ जाएगी वेट की किलोग्राम, तो बन जाएगा मोल किलोग्राम इनवर्स, इसकी यूनिट बन जाएगी अब हमारे पास, ठीक है। ये बन जाएगा। N2 की वैल्यू लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू क्या जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन W1, मतलब kg में आ जाएगा यहाँ पे। ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारे यहाँ पर,
बहुत आसान है, समझ सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इसके वो सारे न्यूमेरिकल्स एक अलग अलग वीडियो में आएंगे, वो एक बार उस वीडियो को देख लेना यहाँ तक पढ़ने के बाद सारे न्यूमेरिकल्स आपके सोल्व हो जाएंगे एनसीईआरटी की जितने भी।